हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे टेस्ट नंबर 1 के बाकी 6 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 है डिफ्रैक्शन से। एक क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर पासेस थ्रू ए लॉन्ग स्लिट ऑफ विड्थ टी। ये सिंगल स्लिट है। इंटरफेरेंस के लिए डबल स्लिट चाहिए। सिंगल स्लिट है, यहाँ पर स्क्रीन है और ये सिंगल स्लिट है। इसका जो विड्थ है, सिंगल स्लिट यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है इसका, वो दिया हुआ है W कितना दिया, D दिया है। ठीक है, इसको D कहते हैं। ये वाला जो है सो D है। द एंगुलर डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रेक्टेड इज 60 डिग्री। इसमें जो पैटर्न आता है वो कैसा आता है, ये मैक्सिमा है और मैक्सिमा है तो यहाँ से जाता है ये फर्स्ट मिनिमा हुआ, ये सेकंड मिनिमा हुआ, ये थर्ड मिनिमा हुआ। ऐसे इंटेंसिटी घटते जाता है। और वैसे ही इस साइड फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, ऐसे सिमेट्रिक होता है। और यहाँ से यदि हम एंगल की बात करें, इधर एंगल की बात करें, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा फर्स्ट मिनिमा का। इस विड्थ, इस स्लिट से फर्स्ट मिनिमा जो है उसका एंगल थीटा है, इसका भी एंगल थीटा है। तो ये डाइवर्जेंस जो है 2 थीटा, एंगुलर डाइवर्जेंस हुआ 2 थीटा। और इसी 2 थीटा में मैक्सिमम लाइट का इंटेंसिटी है। मोस्ट ऑफ द लाइट डिफ्रेक्टेड इज विद इन दिस 60 डिग्री। देखिए जो भी लाइट यहाँ से आया, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। सबसे ज़्यादा लाइट इसी के बीच में है, उसके बाद इधर बहुत कम होते चला जाता है। तो क्वेश्चन है कि डी का वैल्यू कितना है। ये एंगुलर डाइवर्जेंस जो है सो 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब थीटा जो है सो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो थीटा 30 डिग्री है। ये हमें दे दिया गया है। और ये भी दिया गया है कि जो वेवलेंथ, जो लाइट यूज किया गया उसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। तो डी का वैल्यू बताना है कितना, 10⁻⁷ मीटर है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम थीटा के टर्म में निकालेंगे कि ये फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस थीटा का टर्म में कितना है। पहले फर्स्ट मिनिमम मिलता कहाँ है। फर्स्ट मिनिमम मिलने के लिए डिफ्रैक्शन में जो कंडीशन है वो है d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर d जो है वो ए विड्थ है, इसके बीच का, इसका जो विड्थ है वो है। सेम फार्मूला आ रहा था मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस में। याद कीजिए, यदि हम इंटरफेरेंस की बात करें तो वहां पर सेम फार्मूला आ रहा था। ये इंटरफेरेंस में वहां पर भी था d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये मैक्सिमा के लिए था और यहाँ पर ये मिनिमा के लिए फार्मूला एग्जैक्टली सेम है। दोनों में क्या डिफरेंट है, ये d वहाँ पर जो है सो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स। एक स्लिट 8 था और दूसरा स्लिट ये है। ये वाला डिस्टेंस जो है सो d है और यहाँ पर विड्थ है, इस केस में विड्थ है, बस यही डिफरेंस है। तो d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा है और एंगल ए थीटा सेम है। अब इसको हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बस ये कंडीशन याद रखना है। ये हम नहीं बता रहे हैं कि ये कैसे कैसे आ रहा है। तो ठीक है, फर्स्ट मिनिमा की हम बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1 लेंगे, d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो साइन थीटा हमें दिया गया है लैम्डा बाई d, हमें निकालना क्या है d, तो d निकाल लेते हैं। लैम्डा बाई साइन थीटा, लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर 10⁻⁹। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हाफ हो गया। तो ये हो गया 12 टाइम्स 10⁻⁷। आपका आंसर हो गया 12। यहाँ 10⁻⁷ मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर सब कुछ मैंने SI यूनिट में लिखा। तो सिंपली आपको ये फार्मूला यूज करना है, d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। हम फर्स्ट मिनिमा देख रहे हैं तो n इक्वल टू 1 लिए और ये थीटा कितना हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ कि एंगुलर डाइवर्जेंस जो है सो 60 डिग्री है फॉर मोस्ट ऑफ द लाइट टू बी डिफ्रेक्टेड विद इन फर्स्ट मिनिमा। मोस्ट ऑफ द लाइट जो है सो डिफ्रेक्ट कर रहा है ये फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट मिनिमा के बीच में। देखिए इंटेंसिटी ये लाइट का जो है कितना सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, थोड़ा घटते घटते ये फर्स्ट मिनिमा आया, उसके बाद में तो लाइट बहुत कम है। तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो भी है वो इसी दोनों के बीच में है। तो ये एंगल जो है सो 2 थीटा वो डाइवर्जेंस हुआ।
तो यहाँ से मैं थीटा 2 थीटा 60 डिग्री दे दिया है, तो ये A1 थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। और इसको हम इसमें जो कंडीशन है मिनिमा के जो कंडीशन है डिफ्रैक्शन में, कंडीशन फॉर मिनिमा, उसमें सब्स्टिट्यूट किए और डी की वैल्यू निकल गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हीलियम गैस, 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, 3 मोल ऑक्सीजन का और 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ठो गैस है। हीलियम 2 मोल्स, ऑक्सीजन 3 मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड ये है 5 मोल्स। इतना सारा गैस दिया हुआ है। टोटल कितना मोल है? 2 3 5 5 10 मोल, टोटल 10 मोल्स है। और निकालने के उसका कोई टेम्परेचर टी पर दिया हुआ है। नेगलेक्टिंग वाइब्रेशनल मोड्स, वाइब्रेशनल मोड पूरा निगलेक्ट कर दो। वैसे वाइब्रेशनल मोड तभी एक्टिव होता है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो उसको नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें 2 केवल लेना है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, यही दोनों लेना है। एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे और एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे। वाइब्रेशन को नहीं कंसीडर करेंगे। इंटरनल एनर्जी बताना है कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो इंटरनल एनर्जी बताने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी जो है सो कैसे लिखते हैं? इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में कितना एनर्जी रहता है? हाफ kBT। 1 डिग्री फ्रीडम के साथ में कितना डिग्री फ्रीडम दे दिया? मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो 1 मॉलिक्यूल के साथ में हमारा एनर्जी टोटल कितना हुआ? हाफ kBT टाइम्स F। ये 1 मॉलिक्यूल है, ये है 1 मॉलिक्यूल। और हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है? मान लीजिए हमारे पास n मोल गैस है, तो कितना मॉलिक्यूल होगा? n टाइम्स कैपिटल Na। ये एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर। n मोल में n टाइम्स Na, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना नंबर ऑफ गैस हो जाएगा। इतना है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो टोटल एनर्जी कितना आया? अभी Na को यदि हम Kb से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो R होता है, मोलर गैस कांस्टेंट। Kb को यदि हम Na से मल्टीप्लाई कर दें तो ये R हो जाता है। इसको यूज करेंगे और यहाँ पर Na टाइम्स Kb को हम R लिखेंगे। N R, इधर हाफ है, T है, F है। कितना आ गया? N/2 F RT। ये हमारा किसी भी गैस का जो एनर्जी है वो है n नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स F/2 RT। आप याद करोगे Cv का वैल्यू भी जो है सो F/2 R होता है। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो कि n = NCV/T है। इतना करने की जरूरत नहीं, सिंपली एनर्जी = NCV/T और Cv का वैल्यू FR/2 ऐसे। तो ठीक है, हमारे पास सब जितने भी गैस हैं सबके लिए एनर्जी निकाल लेते हैं और सबको सम कर देते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ गैस के लिए था। अब जो हमारा यहाँ पर है वो कितना है, सम कर देंगे। सम जो है ऐसे सबका जो है, तो सम करते जाएं। पहले हम किसके लिए चलें? हीलियम के लिए, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। हीलियम के लिए कितना मोल है? 2 मोल है, 2/2 टाइम्स। हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है ये यहाँ पर देख लें। हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, इसमें केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो तीनों ही ट्रांसलेशनल है, एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग जेड एक्सिस। और ऑक्सीजन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल गैस है, तो इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? 3 तो ट्रांसलेशन होगा। और रोटेशन कितने होंगे? रोटेशन 2 होंगे केवल, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये जो मॉलिक्यूल है वो है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 ठो ट्रांसलेशन और रोटेशन 3 होंगे क्या? यदि ये ट्रायंगुलर हो गया तो 3 रोटेशन होना चाहिए, लेकिन ये लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड को याद कीजिए, कार्बन ऐसे, यहाँ नहीं,
ये लीनियर है, और लीनियर होने की वजह से इसका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो केवल 2 है। मान लीजिए ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ है, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाई में रोटेट कर सकता है, न जेड के अलोंग या वाई के अलोंग रोटेट कर सकता है। अब एक्स के अलोंग तो रोटेट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये जो है ट्राइटमिक होने के बाद भी 2 ही इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यही यदि लीनियर नहीं होता तो 3 हो जाता, तो ये 5 हुआ, तो इसका भी 5, इसका भी 5। तो हमें मल्टीप्लाई करना है f टाइम्स n, सो 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स, किधर है फॉर्मूला, 2 टाइम्स कितना था, 3 टाइम्स 2, नहीं 2 टाइम्स 3, पहले एक एक करके लिखते हैं, हीलियम का लिख रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो है सो ऑक्सीजन का लिखेंगे, और यहाँ पर जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड का लिखेंगे। RT तो सब में है, RT 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 बाय 2 ही है, हर जगह 2 कर लेते हैं। ठीक है, RT बाय 2 कॉन्स्टेंट, NF लिखना है, NF नंबर ऑफ मोल टाइम्स F, सो 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 5, और इसमें कितना है 5 टाइम्स 5, बस हो गया, ये आपका आंसर है। देख लीजिए कितना आया, 6 15, 6 15 21 21 और 25, कितना आ गया 21 और 25 46 बाय 2 RT, सो 23 RT, ये आपका आंसर है। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और मोलर गैस कांस्टेंट R का वैल्यू समथिंग लाइक 8.3 होता है SI यूनिट। तो 23 RT आपका आंसर है, ये 23 यहाँ पर हो जाएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेज ऑप्टिक्स से है। 2 equiconvex lens, each of radius of curvature are equal to 20 centimeter and made of glass are placed in contact। तो पहले फिगर बना लेते हैं। 2 इक्विकॉन्वेक्स, ये ठीक बन गया लगभग, ये भी इक्विकॉन्वेक्स है। 2 इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडिया ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और मेड ऑफ ग्लास। द रीजन बिटवीन 2 कॉन्वेक्स लेंसेज आर फिल्ड विथ वाटर। ये दोनों ही का आर जो है 20 सेंटीमीटर और दोनों ही ग्लास से बना हुआ है, और ग्लास का म्यू दिया हुआ है 1.5, और यहाँ पर ये बीच में पानी है जिसका म्यू दिया हुआ है 4/3, और इसका म्यू है 1.5 सेम यहाँ पर। और ये वाला आर जो है यहाँ पर वो दोनों ही इक्वी कॉन्वेक्स है, तो दोनों ये इसका भी आर और इसका भी आर, दोनों के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछा क्या है, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। ये तीनों के बदले एक लेंस हम रख देंगे, उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए जो इसके बराबर इक्विवेलेंट काम करे। जो भी ये तीनों मिलकर काम कर रहा है वो अकेला काम करे। अब यहाँ पर देखिए 3 लेंस है, लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2 और लेंस नंबर 3। लेंस नंबर 1 बना हुआ है ग्लास से, म्यू जी, और लेंस नंबर 2 वो भी बना है ग्लास से, लेंस नंबर 3 ये बना है पानी से, और तीनों का फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट निकालना है। पहले हम इंडिविजुअल लेंसेज का फोकल लेंथ निकालते हैं लेंस मेकर फार्मूला से। लेंस मेकर जो फार्मूला है उससे हम निकालते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब सिंपली हवा में जो है यहाँ पर ये एयर में रखा हुआ है, इधर एयर उधर एयर और बीच में ग्लास है जो भी मटेरियल है। तो पहले वाला का क्या होगा, म्यू कितना है 1.5 पहला वाला के लिए, -1 1/r1। ये वाला जो देख रहे हैं r1 हमें लाइट इधर से जा रहा है हमारा, तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव हो गया तो प्लस लेंगे, कितना है 20 -1/r2। r2 इसका लेंगे, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव हो गया -20। तो ऊपर में 0.5 टाइम्स 2/20 तो 1/20 आया। तो इस तरह से हमें F1 का वैल्यू पता चल गया 20 सेंटीमीटर,
और यही वैल्यू जो है सो F3 का भी है, क्योंकि F1 और F3 आइडेंटिकल है, दो ठोकर लेंस का हमें पता चल चुका है। अब जो सेकंड लेंस जो है, थर्ड लेंस जो है F3 नहीं F2, F2 का निकालते हैं, F3 का निकालते हैं जो पानी वाला है। म्यू वाटर -1 1/R1 -1/R2, ये है 4/3 -1, और ये तो जैसे है वैसे ही है, इसमें तो कोई नहीं, ये वैसा नहीं है। अब जो हम लेंस पानी वाला जो देख रहे हैं वो कनकेव लेंस है, इस तरह से इसके अंदर पानी है। देखिए ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, लेकिन साइड इसका किधर है, डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, तो -20। ये राइट साइड में है तो +20, कितना आया 1/3 टाइम्स ये हो गया कितना -1/20 -1/20, सो -2/20। तो इस तरह से F3 का वैल्यू आया -30 सेंटीमीटर। F1 और F2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है प्लस, और F3 जो है वो कनकेव लेंस है, उसका आया -3। अब इक्विवेलेंट लेंस निकालना है, तीनों का पावर सेम एडअप होता है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर जो है पावर 1 पावर 2 पावर सिंपली ऐड कर देते हैं। अब पावर मतलब 1/f, f जिस मीटर में होना चाहिए। P का जो है सो 1/f1, P2 का 1/f2 और P3 1/f3। सबका वैल्यू लिखते हैं। ये कितना है, ये 20 है, दो ठो 20 है प्लस में, और ये 30 है वो भी माइनस में। यहाँ से f निकल जाएगा 60, 3 -2 4/60, सो f = 15 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है। यहाँ पर लिखा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस ओबेज PV⁴ 1.5 = कांस्टेंट। ये रिलेशन जैसे ही नजर आए PV गामा = कांस्टेंट, तब समझ जाइए कि ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हीट एक्सचेंज है वो जीरो है। कोई हीट ना बाहर से अंदर जा रहा है ना अंदर से बाहर आ रहा है, ना बाहर से ना अंदर आ रहा है ना अंदर से बाहर जा रहा है। हीट एक्सचेंज जीरो, नो हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो जो कुछ भी उसके पास एनर्जी है उसी से अपना वो काम करेगा। यदि कुछ काम कर लिया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और उस पर काम हो गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो इसने काम किया तो उसका टेम्परेचर घटेगा। डायग्राम में देखना है, थोड़ा देख लीजिए। ये PV है, कहीं पर यहाँ है शुरू में दिया है ए पर, इसका वॉल्यूम है 3 लीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, ये है 2 एटमॉस्फेयर 2 atm, और वॉल्यूम है लीटर में दिया है, वॉल्यूम 3 लीटर। यहाँ से चला बी में चला ऐसे, और ये बी पर जो है सो यहाँ पर टेम्परेचर का T1 केल्विन दिया है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 केल्विन दिया है। ये जो है सो 1 लीटर है, नहीं उल्टा चल दिया, 3 लीटर से 1 लीटर पर गया। ये 3 लीटर रखते हैं, इसको 1 लीटर करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बी में 1 है, तो इसको सही करना पड़ेगा। ये ए रहा और ए बी रहा। बी पर जो है सो टेम्परेचर T2 केल्विन है, और ये पर टेम्परेचर T1 केल्विन है। यहाँ पर ये जो है प्रेशर ए पर 2 एटमॉस्फेयर, तो ये भी सही, अभी भी सही नहीं है, राइट। यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, नहीं सही नहीं बना। ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर से कम वॉल्यूम कम प्रेशर की ओर आ रहा है, ऐसे कुछ इस तरह से आया, ये नहीं है सही, कुछ इस तरह से आ रहा है ये, और ये बी है। इसका यहाँ पर ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 3 लीटर है, 3 लीटर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 1 लीटर
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर ये का है सो T1 केल्विन है और बी का जो है सो T2 केल्विन है। ये सही है, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इतना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। वर्क डन इन टेकिंग द गैस फ्रॉम स्टेट ए टू बी, वर्क डन कितना लगेगा, बस यही पूछा गया आपसे कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना होता है, ये आपको एक फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। वो होता है P1 V1, 1 to 2 में जाएगा तो P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा -1, यही होता है। और P1 V1 देखिए दिया हुआ, सबका वैल्यू दिया हुआ है। P1 V1 ए का 3 × 2, 3 × 2, यूनिट को बाद में लिखेंगे, और ये था 1 × 1, ये है एटमॉस्फेरिक लीटर। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। गामा के वैल्यू 1.5 है, -1, ये कितना है 6 - 1.5 बाय 0.5 एटमॉस्फेरिक लीटर, मतलब 10। अब एटमॉस्फेरिक को कन्वर्ट करना है, देखिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 10⁵ पास्कल के अराउंड होता है, एग्जैक्ट नहीं है, 10⁵, और लीटर जो है 1 लीटर होता है 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो ये कितना हो गया फाइनली, 6 में से 3 गया तो 3, 10⁻³ SI यूनिट है तो ये जूल हो गया। सो 1000 जूल, 1000 जूल, ये आपका आंसर हुआ 1000। तो यहाँ पर जब वर्क डन पूछा गया है तो सिंपली हम जो है इस तरह से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके। मान लीजिए यदि टेम्परेचर दे देता, प्रेशर वॉल्यूम की जगह पर टेम्परेचर दे देता, तो गैस लॉ तो हर सिचुएशन में लागू होता है, चाहे वो प्रोसेस एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल हो, तो गैस लॉ PV = nRT तो हर जगह लागू होता है। तो उस वक्त हम यहाँ पर लिख देते हैं nR T1 - T2 बाय गामा -1, ये गामा है, भी नहीं है, गामा -1। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से है। ये एन अल्टरनेटिंग करंट एट टाइम t is given by this expression। देखिए 3 टर्म है, एक 1 है जो कांस्टेंट है, एक √30 साइन और कुछ फेज है, एक दूसरा है √18 कॉस और एक फेज है। ये दिया हुआ है, ये आया कैसे, जैसे एक बैटरी से लगा दिया है, DC करंट है ये, एक AC यहाँ पर लगा दिया, दूसरा AC यहाँ लगा दिया। इस AC का फेज तो सेम है, नहीं सेम नहीं है फेज, एक कॉस में एक साइन में है, तो फेज का भी 90 डिग्री का फर्क है ये दोनों में, और इसका एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है, इसका √30 इसका √18 है, तो 3 ठो एक साथ में दे दिया। और ये हमारा जो है सो उसका करंट है, AC करंट। पूछा कि RMS वैल्यू, सिंपली RMS वैल्यू पूछा है। तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, IRMS करंट का कैसे निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर करते हैं, उसका मीन लेते हैं, फिर फाइनली रूट ले लेते हैं। स्क्वायर करते हैं करंट का, मीन लेते हैं, मीन मतलब कि कैसे मीन लेंगे, यहाँ पर काउंटिंग करने का नहीं है ना, तो इसको स्क्वायर करते हैं में से हर एक टाइम पर, और जितना भी टाइम यहाँ पर है वही फिर यहाँ पर एडअप कर लेते हैं। मैंने एक टाइम पीरियड ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं एक टाइम पीरियड ले लिए, उस टाइम पीरियड में जितना भी I² का वैल्यू है उसको सम किए, मैंने मीन हो गया, और उसके बाद रूट ले लेंगे। तो अभी स्क्वायर रहने देते हैं, इसको रूट लेंगे बाद में, तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। यही निकालना है मुझे, तो यहीं पर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब उतना सब्स्टिट्यूट करके लंबा कैलकुलेशन आप करेंगे तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। तो देखिए बहुत सिंपल बात है, नीचे में तो t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t हुआ, और अपर लिमिट कैपिटल T -0, सो कैपिटल T पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, 2π/ω पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। ओमेगा ये पूरा टर्म है, यहाँ पर 100 ओमेगा इसमें दिख रहे हैं 100 पाई है, इस केस में भी और इस केस में भी ओमेगा दोनों जगह सेम है। और यहाँ पर एक हम टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, वही बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी वही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वही यही मान लीजिए हम बहुत इन्फिनिटी टाइम के लिए निकालें, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, बहुत लंबा टाइम लिखे, बहुत लॉन्ग टाइम टी के है, और ये वही टाइम यहाँ पर टी लिए, और उसके बाद में I² किए dt, यहाँ पर भी जो है dt टाइम है। अब ये जहाँ पर टाइम लिए है उसके पहले में जो ये ऑसिलेशन जहाँ ख़त्म होगा इस तरह से, ठीक है, जहाँ ख़त्म हुआ, और उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑसिलेशन में कहीं यहाँ पर हमारा टाइम आ रहा होगा। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि t जो है कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ t प्लस सम स्मॉल टाइम डेल्टा t होगा, ठीक है।
तो इसमें जो एडअप करते जा रहे हैं, एक टाइम पीरियड में इतना आया, दूसरा टाइम पीरियड में, ये आई स्क्वायर है तो ए और ये दोनों एडअप हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं करेगा, आई स्क्वायर है ना तो ये ऊपर में जाएगा, ये हमारा आई है यहाँ पर। तो ये सभी एडअप होते होते बहुत बड़ा नंबर बन गया। और उसके बाद यदि थोड़ा भी रहेगा तो ये बहुत बड़ा नंबर है, से 10⁵, और उसमें यदि हम 0.3 जोड़ दिए तो ये हुआ, ये जो इसकी वजह से हो रहा है, थोड़ा और जो टाइम गया ना उसकी वजह से। और टाइम यहाँ पर ये कितना एन टी है, एन टी मान लीजिए 100 है, 100t प्लस सम थोड़ा सा और टाइम है कुछ 0.1। अब ये इसको इसमें ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ भी नहीं। इसको इसमें ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ नहीं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं 10⁵/100t। और 10⁵ क्या है, ये 100t जो है, जैसे 1t यहाँ तक, दूसरा t यहाँ तक, ये ठीक नहीं बना था, यहाँ तक, ऐसे करके 100t तक का वैल्यू का एडअप है। तो वो 100 से हम यदि डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो एक में जो आएगा ये वाला है, 100 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो एक में जो आएगा वही वैल्यू ये दे रहा है। तो एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम जो निकालेंगे वही बहुत लास्ट टाइम में भी होगा। तो यहाँ पर हम एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में निकाल रहे हैं वैल्यू मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का। तो आई स्क्वायर इसका यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें पता है कि a होता है सम ओवर a स्क्वायर प्लस सम ओवर ए बी। ये मेरा लिखने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर का मतलब है सम ओवर ए स्क्वायर का मतलब इंडिविजुअल का स्क्वायर का सम कर देंगे, प्लस ए बी सम का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी ए। तो बी ए ने और ए बी एक सेम करके यहाँ 2ab कर देते हैं, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे यदि ऑर्डर यहाँ पर हम नहीं काउंट कर रहे हैं, ऑर्डर काउंट करेंगे ए बी और बी ए को डिफरेंट काउंट करेंगे तो ये दो ए बी लिखने की जरूरत नहीं, यही हमारा क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें 1 स्क्वायर 1 आ गया, इसमें इसका स्क्वायर 30 टाइम्स साइन स्क्वायर समथिंग, यहाँ पर 18 टाइम्स कॉस स्क्वायर समथिंग, और क्या आया, और आया 2 वाला टर्म, राइट। तो 2 में क्या क्या आ रहा है, ए बी, ए टाइम्स ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स समथिंग और साइन समथिंग है, राइट। वैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स समथिंग, और ये साइन टाइम्स कॉस, साइन टाइम साइन, देखिए ये वाले दोनों सेम है, साइन ए टाइम्स कॉस ए, साइन 2a हो गया 2a, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर गंदा हो गया पूरा, राइट, रहने दीजिए। फिर भी 2 टाइम्स दिस माइन इंटू दिस, समथिंग यहाँ पर आएगा कॉस और कुछ समथिंग कुछ ऐसे। हमारे लिए हमारा जो इंटरेस्टिंग काम ये है केवल ये देखना है कि साइन है या साइन स्क्वायर है, कॉस है या कॉस स्क्वायर है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और हमें आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो है सो हम एक तरह से एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में जो वैल्यू है, यदि साइन स्क्वायर कुछ भी है यहाँ पर थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी टी, तो एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर जो है सो हाफ हो जाएगा टी का हाफ, और यदि कॉस स्क्वायर है तो वो भी उतना ही होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू 0 to t में t/2 होगा। और यदि साइन रहे तो 0 होता है साइन ओमेगा टी, कॉस रहे तो वो भी 0 होता है, ये भी 0 होता है। तो उतना ही नहीं, साइन या कॉस कुछ भी रहे, कोई मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ओमेगा टी है तो वो भी 0 ही होता है, 0 ही होता है। तो इसी फैक्ट को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर के लिए बदले क्या लिखेंगे, हाफ t/2 एक्चुअली, नीचे 2 है तो वही कट के हाफ हो रहा है, और ये t हो जाएगा एक्चुअली 1 का स्क्वायर, यदि इंटीग्रेशन भी तो करना है, यहाँ मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखा, 1 का स्क्वायर करके इंटीग्रेट करो, t कैपिटल T आएगा, और वहाँ t से डिवाइड करना है तो ये जस्ट 1 हो गया, तो t/t 1 प्लस 30 साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पर t/2 और t से डिवाइड कर दिया तो ये हाफ हो गया, 18 कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही हाफ, ये t/2 एक्चुअली, और यहाँ पर t से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो हाफ हो गया, प्लस ये वाला टर्म देखते हैं, साइन का 0 तो ये टर्म 0 हो गया, कॉस वाला टर्म 0 हो गया, और साइन 2 ये वाला टर्म वो भी 0 हो गया, यहाँ से साइन या कॉस n ओमेगा t है वो 0 हो गया, सब खत्म हो गया। जो बचा वो 1 वाला टर्म बचा, ये 1 स्क्वायर वाला टर्म, ये 30 वाला टर्म बचा, स्क्वायर जहाँ जहाँ है वही टर्म बचा, और बिना स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं बचा।
तो बस यही 3 ठो टर्म बचा। तो ये कितना हो गया देख लीजिए, 1 + 15 + 6 नहीं 9 25 9 1 10 20 25। ये आया RMS वैल्यू का स्क्वायर। तो IRMS कितना आएगा, स्क्वायर रूट 25। तो 5 एम्पियर है इसका RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 5 एम्पियर है। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। जब हम इसको RMS वैल्यू निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करके हम मीन लेते हैं। मीन लेने का मतलब सबको एडअप करके जितना है उसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो है सो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिस्क्रीट नहीं है कि 3 4 5 का हम स्क्वायर करके उसको 3 नंबर इंटिटीज़ है तो 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जो I² है उसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to T तक। ये T जो है सो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गए, एक ऑसिलेशन तक। और उस ऑसिलेशन करके जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन का मतलब सम हो गया। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड किससे करें, ये टाइम से, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है उससे डिवाइड किए। देखिए वही दिखा रहे हैं, dt सम इंटीग्रेशन 0 to T, वो टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो वही मुझे करना है यहाँ पर। अब I की जगह पर ये नंबर है, इतना बड़ा है, तो हम इसमें कौन कौन सर्वाइव करेगा। यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में sin² ω t जो है वो होता है T/2, cos² कभी उतना ही होता है, लेकिन साइन कॉस का जो है सो 0 होता है। और साइन और कॉस के साथ में यदि कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, n = 1 2 3 4 ऐसा भी कुछ भी हो जाए तो भी 0 होता है। तो उसी को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। I² a + b + c का होल स्क्वायर है ये, तो a² 1² b² 30 और ये वाला sin² c a² बचा, और बाकी सब ab आएगा टर्म 2ab, इसमें जस्ट ये साइन टर्म है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टाइम्स कोसाइन, साइन टाइम्स कोसाइन, साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 ω t आ गया, ये वाला टर्म में आ गया, वो भी 0 हो गया। और लास्ट में ये जो है 2ca, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो जस्ट कॉस टर्म आया जो कि यहाँ लिखे हुए, तो वो भी सर्वाइव नहीं करेगा। जो सर्वाइव करेगा वो केवल sin² वाला टर्म सर्वाइव करेगा, यहाँ पर cos² वाला टर्म सर्वाइव करेगा, और ये कॉन्स्टेंट वाला टर्म सर्वाइव करेगा। अब एक इंटीग्रेशन को इसका जो है 1² का इंटीग्रेशन कितना होगा, t, नीचे t से डिवाइड किए तो ये 1 आ गया। 30 जो है sin² का कितना होता है, t/2, तो ये हाफ हो गया, ये t से फैक्टर आउट हो गया। 18 वाला 18 टाइम्स हाफ, और सबको एडअप करके इसको 25 आया, तो IRMS जो है करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 5 एम्पियर आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। और मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यह न्यूक्लियर एनर्जी से है, न्यूक्लियर फिजिक्स से है। यहाँ पर जो है सो फिशन हो रहा है इस क्वेश्चन में। फिशन मतलब एटम बम वाला काम। देखिए यहाँ पे क्या है, फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम इज, इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। क्या है कि एक यूरेनियम है, प्यूरिफाइड यूरेनियम है 235, जो नेचर में मिलता है वो मेनली 238 होता है। वो 10 टन मिट्टी हटा कर 10 जो है आपको 1 ग्राम यूरेनियम 235 मिल जाए तो आप लकी है। तो ये प्रोसेसिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, मेहनत लगाने वाला है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तब जाके आपको प्योर यूरेनियम मिलेंगे। लेकिन बिजली बनाने के लिए आपको बहुत प्योर यूरेनियम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको बॉम्ब बनाने के लिए करेंगे तो बहुत इसको यूज होगा, मैंने ज़रूरत पड़ेगा इसका, इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए सभी को नहीं बना सकते। जहाँ कि साइंस सबको पता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना डिफिकल्ट है कि ये सबके बस की बात नहीं होती है। एनीवे, तो ये न्यूट्रॉन जो है उसको बहुत फास्ट नहीं चलना चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं चलना चाहिए, मॉडरेट स्पीड से चलना चाहिए, और तब जाकर इस यूरेनियम 235 पर अटैक करता है और इसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। ये जो है 2 ठो ऑलमोस्ट सेम साइज का, सेम तो नहीं है लेकिन फिर भी जो भी साइज है देख रहे हैं, ये 92 इसका मास नंबर है, इसका 141 मास नंबर है। एक क्रिप्टॉन एक बेरियम में कन्वर्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये नहीं है कि यही इसी में केवल कन्वर्ट होगा, और भी बहुत सारी चीज़ों में आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्सपेरिमेंट में, जब कंट्रोल रिएक्शन करके आप करा सकते हो। साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनर्जी निकलते हैं। इसी एनर्जी को हम लोगों के फ़ायदे के लिए, यदि फ़ायदे के लिए यूज़ करें तब, अब बम जैसा अगर सिटी को तबाह करने के लिए यूज़ करें तो बेकार की चीज़ है। तो इससे जो है बिजली बनेगा। ये जो एनर्जी है इससे हम पानी गर्म कर लेंगे, और पानी गर्म कर लेंगे तो गैस टरबाइन चलाएंगे, और फिर फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, डायनेमो चलेगा, डायनेमो से बिजली बनेगा, वही काम का चीज़ है। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि इसमें कितना
इस इक्वेशन में दे दिया, उसके बाद सारे का बाइंडिंग एनर्जी दे दिया, इसका बाइंडिंग एनर्जी, इसका बाइंडिंग एनर्जी, इसका बाइंडिंग एनर्जी, और न्यूट्रॉन का भी बोल दिया कि इसका एनर्जी इक्विवेलेंस कितना है। एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है, मतलब मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आपने ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये फार्मूला तो जानते ही हैं कि इसका mc² होता है। मास का अपना कोई एंटिटी नहीं है, एनर्जी का अपना कोई एंटिटी नहीं है, ये दोनों जस्ट इंटरचेंजेबल है। मास ही एनर्जी है, एनर्जी ही मास है। हम लोग, हमारा वेट यदि 60 kg है तो हम 60 kg के इक्विवेलेंट हमारा एनर्जी है वो। और यदि आपके पास जो बिजली आ रहा है, मान लीजिए एक दिल्ली में बिजली जो है सो कितना 20 कितना गीगावाट एक महीना में लगता है, मान लीजिए, मुझे नंबर ठीक से याद नहीं है, मान लीजिए 20 गीगावाट एक महीने में खर्चा होता है बिजली, तो वो 20 गीगावाट भी इक्विवेलेंट टू सम 1 kg या आधा kg मास के बराबर है। कोई मास माने कि जैसे हाइड्रोजन का मास है, वो निकालना पड़ेगा, मुझे उतना याद नहीं है। तो कहने का ये मतलब कि एनर्जी भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना करना उतना ही डिफिकल्ट है, टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो यही दिया हुआ कि जो न्यूट्रॉन है एक तो उसका एनर्जी में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इस फार्मूला में यदि आप रख देंगे मास यहाँ पर इसका जो SI यूनिट में, और c² सी लाइट का स्पीड है इन वैक्यूम, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। तो सबका बाइंडिंग एनर्जी दिया है और एनर्जी इक्विवेलेंस दिया है इसका। तो सवाल, क्वेश्चन क्या है, E का वैल्यू बताना है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको बताने के लिए क्या करना होगा, देखिए एक तो तरीका ये था कि देखिए शुरू में एनर्जी ज़्यादा मास है और बाद में कम मास है। शुरू में मास मान लीजिए mi है और बाद में जो है मास सबका इंडिविजुअल जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको हम मास का बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो न्यूक्लियॉन्स का जो सम है मास का, वो शुरू में है जो भी है mi, या बाद में इसको हटा देते हैं, सम ही mi कहते हैं। और ये आपको मिलेगा कि ये वाला कम है, mf जो है वो कम है mi से। इस सब का मास जो है सो ये रिएक्टेंट से कम है, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम है, तो थोड़ा सा मास गया कहाँ, वही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वही E निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस को न्यूट्रॉन का दिया, प्रोटॉन का तो बताया नहीं, प्रोटॉन का नहीं बताया ना। और वो भी इसके अंदर में, जैसे जब वो मॉलिक्यूल बना रहा है, जैसे यहाँ यूरेनियम बनाया 235 या क्रिप्टॉन बनाया है, तो उसके अंदर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका मास अलग होगा, जब वो फ्री रहेगा तो उसका मास अलग होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताया, हमें बताया बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो है उसके वजह से यदि बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ हो तो ये एनर्जी जो निकलेगा उसको हम ऐसे निकालते हैं। अब किन प्रोडक्ट देंगे, यहाँ पर जैसे मास यदि दिया हुआ रहता, सबका मास दिया रहता, तो मास जो है सो निकालते कितना लॉस हुआ मास में, और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। लेकिन मास नहीं दिया है, बाइंडिंग एनर्जी दिया है, तो उल्टा करेंगे, हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, यदि आप भूल जाइए से तो किसी को भी किसी से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी या तो प्लस आएगा तो माइनस आएगा, आपको जस्ट वैल्यू देना है, उसका मैग्नीट्यूड देना है। तो यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं प्रोडक्ट का। देखिए न्यूट्रॉन का कितना है, न्यूट्रॉन का तो 0.8 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। कितना है, 3 ठो है ना, 3 ठो है, वो इसको बाद में लिखेंगे। पहले क्रिप्टॉन है तो क्रिप्टॉन का लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्रिप्टॉन का, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, जस्ट नाम लिख दे रहे हैं क्रिप्टॉन। बाइंडिंग एनर्जी बेरियम का, उसके बाद 3 ठो है एनर्जी न्यूट्रॉन का 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, माइनस इधर आते हैं, न्यूट्रॉन का कितना दिया है 0.8 माइनस यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी, यूरेनियम का सबका वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ गया। क्रिप्टॉन का कितना है, रखिए सबका वैल्यू। क्रिप्टॉन का दिया है, ये क्रिप्टॉन यहाँ पर है, सेकंड वाला है 8.51, ये 8.51 जो दिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊपर न्यूक्लियन है, ऊपर न्यूक्लियन कहते हैं कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो ये जो बेरियम है, क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन में कितना न्यूक्लियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 92 है, तो 92 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस बेरियम का देखते हैं, ये रहा बेरियम, और बेरियम के यहाँ कहाँ दिया है, थर्ड में,
1 2 थर्ड में 8.32 कितना न्यूक्लियॉन्स है 141 प्लस यही दो है, और यहाँ पर देखिए 3 को उनमें से एक तो चला गया, तो 2 टाइम्स 0.8, और ये बचा लास्ट में यूरेनियम का। तो यूरेनियम का कितना दिया है 8.32, नहीं 8.32 होता तो स्टेबल होता, 8.32 ऑलमोस्ट 4 जो है मैक्सिमम है, वहाँ पर तो स्टेबल रहेगा। तो ये वाला है यूरेनियम का यहाँ पर सबसे कम उसका बाइंडिंग एनर्जी, इसलिए तो टूट जाता है इजीली। अब बेरियम को तोड़ने जाइएगा तो देखिए इससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और ये जो है लास्ट में यहाँ बेरियम, एक्चुअली बेरियम है ये 8.32 बहुत है, ये स्टेबल है, इसको तोड़ना उतना आसान नहीं। यूरेनियम को तोड़ना आसान था क्योंकि यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है 7.59, देख लीजिए आप, सबसे बहुत कम है 7.59, और कितना यहाँ पर है इसकी न्यूक्लियन 235। न्यूक्लियन लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर नहीं लिखना है, न्यूक्लियन सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इतना हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आएगा 174 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैसे यदि हम अप्रोक्सीमेट करें तो 92 टाइम्स 8 तो 800 लगभग 700 के करीबन जो है, 972 720 और 40 760 770। इसका जो है सो 14 को 8 से गुना कर दीजिए, एक वो 112 हो रहा है, कुछ 120 ले लीजिए। इसका जो है सो तो छोड़ दीजिए, बहुत कम है। ये वाला 235 को भी 7-8 के बीच में रखना है, तो कितना रख लें इसको 1800 समथिंग, 1800। एक तो छूटा है ना, नहीं ये तो लगभग 1200 होगा ये, और ये 92 से 770, ठीक है इतना लगभग है। तो देख लीजिए 12 1970 लगभग, उसमें से 1800 चला गया तो 170 करीबन आ रहा। हाँ वही है, ऐसे ही ये अप्रोक्सीमेट करके हमने बताया ऐसे, लेकिन आपको एग्जाम में तो अप्रोक्सीमेट नहीं करना होगा। यदि ये फिल इन द ब्लैंक्स है तब तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यदि ऑप्शन है तो उसमें आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कुछ हद तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक यू।